नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के ज्योग्राफी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे संसाधन और विकास के बारे में, रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट। तो हमने पिछले वीडियो में जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको कैटेगराइज किया था, उनको बांटा था ताकि अपने समझ सकें उनको अलग अलग रूपों में। सबसे पहले हमने उनको प्राकृतिक और मानवीय रूप में बांटा था। उसके उपरांत उनके जो सब पार्ट्स थे या उनको और छोटे टुकड़ों में बांटकर हमने समझा था। उसके अलावा हमने उनको अलग अलग बेसिस के ऊपर बांटा, जैसे उत्पत्ति के आधार पर क्या होंगे या फिर जो उनका संरचना है उसके आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और अपना जो पॉइंट चल रहा था वह कौन सा है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व जैसा कि इस वर्ड से ही डिफाइन होता है, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक कौन है। इस आधार पर संसाधनों को बांटा जाता है। एक तो क्या था कि व्यक्तिगत या निजी या व्यक्तिगत संसाधन, प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनमें बांटा था। इसके अलावा दूसरा इसका था सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। अब देखिए, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा कि भाई कोई भी प्रकार का भूखंड है, किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर मालिकाना हक है, तो उस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, अपने उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत गिनते हैं या प्राइवेट संसाधन के रूप में गिनते हैं। किसी के घर में उसका एक कुआं बना हुआ है तो वह जलीय संसाधन क्या है, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर अपने बात करें सामुदायिक संसाधनों की, तो इसके अंतर्गत आते हैं ऐसे स्थान जो समूह या एक गांव, एक शहर या पूरे क्षेत्र के लिए सार्वजनिक रूप से ओपन होते हैं। सभी जो हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधनों में हमने पढ़ा था कि चाहे वो चारण भूमि है, चारण भूमि का मतलब होता है चारागाह भूमि या जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, या फिर चाहे वो शमशान घाट, इस प्रकार के क्या हैं जो स्थान होते हैं वो सामुदायिक भूमि में आते हैं। आपने देखा होगा तालाब होते हैं गांव में, ठीक है, बगीचे होते हैं जहाँ पर लोग टहलने के लिए इत्यादि जाते हैं। तो ये क्या है, सामुदायिक भूमि में आते हैं या सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपना जो इसके अंदर स्वामित्व के आधार पर संसाधन रहेंगे वो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ये वे संसाधन हैं जिस पर किसी देश विशेष का, ठीक है, स्पेसिफिक कोई कंट्री है उसका ही मालिकाना हक होता है, देश का, सरकार का हक होता है। वह संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या है, सारे के सारे संसाधन जो होते हैं एक देश के अंतर्गत, वो सारे के सारे संसाधन अपने राष्ट्रीय संसाधनों में गिनते हैं। एक चीज़ और भी है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी, अगर क्या है, हमारी देश की सरकार के पास क्या है, कानूनी हक है। कानूनी मतलब लीगली क्या है, ऐसा अधिकार है सरकार के पास कि अगर किसी व्यक्तिगत संसाधन से सर्वहित के कोई संसाधन प्राप्त होते हैं या फिर राष्ट्रीय हित का कोई संसाधन या राष्ट्रीय हित के लिए कोई कार्य करना होता है, तो सरकार क्या कर सकती है, कानूनी रूप से उस व्यक्तिगत संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन में बदल सकती है या उस पर अधिग्रहित कर सकती है। किसके लिए? जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई हेतु उस संसाधन पर क्या किया जा सकता है? कब्जा किया जा सकता है। अब देखिए, जो नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखेंगे वो ये है कि चाहे शहरी विकास के प्राधिकरणों को या सरकार के भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हैं
या इस प्रकार के कोई भी संसाधन हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे या किसके अंदर आएंगे? सरकार के अंतर्गत या राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के क्या है 12 मील कौन से मील हैं? ये समुद्री मील है, ठीक है, समुद्री मील का मतलब क्या होता है? 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है। वैसे साधारण मील की लंबाई कितनी होती है? एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, लेकिन समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो इस प्रकार के समुद्री मील में क्या है 8 किलोमीटर जो समुद्री मील की माप होती है, उस समुद्री मील के 12 मील तक क्या है किसी भी राष्ट्र का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा उस महासागर में। एक बार फिर से समझ लीजिए आप इस चीज़ को। राष्ट्रीय संसाधन, देश के संपूर्ण संसाधन की जो संपदा है उस पर अधिकार किसका रहेगा? राष्ट्र का रहेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? अगर कोई व्यक्तिगत संसाधन है और उस संसाधन के द्वारा सर्वजन हित हो सकता है, सर्वजन हित हो सकता है, तो सरकार कानूनी रूप से या राष्ट्र जो है वो कानूनी रूप से उसको अग्रगृहित कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। दूसरा कि संपूर्ण देश की जो स्थलीय भूभाग है वहाँ तक तो क्या है सारे संसाधन राष्ट्र के होंगे ही होंगे। इसके अलावा 12 समुद्री मील किसी देश के अगर समुद्री सीमा लगती है, जैसे भारत के क्या है साउथर्न पार्ट में क्या करती है 3 ओर से सीमा लगती है समुद्री, तो अगर किसी देश के समुद्री सीमा लगती है तो उस समुद्री सीमा के 12 मील की दूरी तक क्या है अगर कोई संसाधन उस समुद्र के अंदर मिलता है तो उस पर अधिकार किसका रहेगा? उसी देश का रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और बात आती है, राष्ट्रीय संसाधन के बारे में तो पढ़ लिया और उसमें क्या है किसी समुद्र में 12 मील समुद्री मील तक क्या है राष्ट्र का अधिकार रहेगा। लेकिन दूसरा जो अपने पार्ट पढ़ते हैं जिसमें क्या आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि कोई भी देश है उसकी स्थल भाग पर तो उसका अधिकार है और 12 समुद्री मील तक समुद्र में अधिकार है, लेकिन 200 समुद्री मील के बाद अगर कोई समुद्र है या महासागर है उस स्थान पर किसी भी देश का एकलौते देश का अधिकार नहीं होगा संसाधन पर, अपितु संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार होगा या संपूर्ण दुनिया का अधिकार, जो जितने भी देश हैं उनका अधिकार होगा। अगर कोई देश उन संसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आज्ञा प्राप्त करनी होगी, सहमति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। खुले महासागरीय क्षेत्र में 200 समुद्री मील के बाद अगर कोई स्थान है तो उस स्थान पर अधिकार किसी देश विशेष का नहीं होगा या उस स्थान के संसाधनों पर अधिकार किसी देश विशेष का नहीं होगा, अपितु किसका होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेने के बाद अगर कोई उपभोग करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपको बता दी जाए जो हमारे लिए उपयुक्त है, ये जो 200 समुद्री मील वाला क्षेत्र होता है इसको अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। अपवर्जक क्षेत्र, ये अपवर्जक क्षेत्र कहाँ होता है? तटीय सीमा से 200 मील समुद्री मील आगे। लेकिन भारत जो है, भारत के पास हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज खनिज मिलता है। कहाँ? 200 समुद्री मील के बाद। समुद्री मील के बाद महासागर कौन सा है? हिंद महासागर में। वहाँ पर मैग्नीज के भंडार मिले हैं और उनका उपभोग किसके द्वारा किया जाता है? इस अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र
का जो अधिकार है या खनन करने का अधिकार किसके पास है? भारत के पास है। इस अपवर्जक क्षेत्र में मैंगनीज के भंडारों का खनन करने का अधिकार किसके पास है? भारत के पास है। तो यह तो हो गए इसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट अपने देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसको। तो हमारा क्या पॉइंट है कि विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास कि किसी भी स्थान के संसाधनों का विकास किस हद तक हो चुका है या हम उनका उपभोग किस विकास के स्तर तक कर सकते हैं, इस आधार पर क्या किया जाता है? संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें बात कर रहे हैं अपने संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन का अर्थ यह है कि ऐसे संसाधन जो अभी तक हम उपभोग नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले भविष्य में उनका उपभोग कर सकते हैं। हम आने वाले भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता के द्वारा या वहाँ पर उन संसाधनों के उपभोग करने योग्य स्ट्रक्चर्स, संस्थाएं तैयार करके, इंस्टीट्यूशंस तैयार करके हम वहाँ पर क्या है उनका उपभोग करना या उपभोग करने का कार्य कर पाएंगे। वो किस में आते हैं? संभावी संसाधन। संभावी का मतलब जो आने वाले भविष्य में पॉसिबली हम जिनका यूज कर पाएँ, ऐसे संसाधन। ठीक है, संसाधन का मतलब ही क्या है? यूज कर पा सके। जैसे लेकिन भविष्य में ही कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या है ना तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप किए हैं, ना ऐसी संस्थाओं को बनाया है जहां वहां पर उपभोग कर सके। जैसे राजस्थान या गुजरात, यहाँ पर क्या है, इन दोनों ही क्षेत्रों में एक तो सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, इन दोनों प्रकार के संसाधनों का उपभोग बड़े लेवल पर किया जा सकता है। दोनों संसाधन वहाँ पर प्रचुर मात्रा में, यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में दोनों क्षेत्रों में क्या है, पूर्ण रूप से या बहुत बड़े रूप में क्या है, हम इनका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसी चीज़ें बिल्डअप नहीं की है जो वहाँ पर इन संसाधनों के उपभोग या इन संसाधनों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी उनका उपभोग अपने कर सकें। अभी तक हमने तैयार नहीं किया है। तो ये क्या है, आने वाले भविष्य के संभावी संसाधन हैं जिनका उपभोग अपने कर पाएंगे। उसके बाद है विकसित संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर ये तो थे संभावी कि हाँ भी विकास होगा तो ऐसा है संसाधन अपने यूज कर पाएंगे। अभी बात करते हैं अपने विकसित संसाधनों की कि हाँ भाई ये संसाधन क्या हैं, विकसित हो चुके हैं। विकसित संसाधन, इनका साधारण सा अर्थ ये है कि जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, जा चुका है और जिनकी गुणवत्ता को जांचा जा चुका है कि हाँ इतनी मात्रा में, इतने अच्छे तरीके से हम उनका उपभोग कर सकते हैं। सर्वेक्षण किया जा चुका है कि इतने हैं ये, उन्हें क्या है, उनकी मात्रा निश्चित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर आधारित होता है। देखिए भी हमने क्या है, इनका गुणवत्ता माप ली, इनका सर्वेक्षण कर लिया और पता लगा लिया कि किस मात्रा में हम इनका उपभोग कर सकते हैं। तो यह किस में आ जाएंगे, विकसित संसाधनों के अंतर्गत आ जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारे पास पहले से हैं। और इनका उपभोग कितने बड़े स्तर तक हो सकता है, यह किस पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है तकनीक पर, प्रौद्योगिकी पर। कितने बड़े स्तर पर हम विकसित संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, तकनीक के ऊपर डिपेंडेड रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भंडार। ठीक है, विकास के स्तर पर के आधार पर क्या है, भंडार
जिन संसाधनों के हमारे पास हैं उनकी भंडार, अगर संसाधनों के भंडार की बात करें तो ये संसाधन ऐसे हैं जो है तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास, लेकिन अभी तक हमने इनका उपभोग करने योग्य प्रौद्योगिकी को तैयार नहीं किया है। हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका उपयोग कर सके, लेकिन वो भंडारित हैं हमारे पास, सेफ हैं, स्टॉक करके हम रख सकते हैं, उनको रखा हुआ है पहले से हमारे पास है पृथ्वी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जल के अंतर्गत क्या होते हैं, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत ही ऊर्जावान गैस है मानी जाती है, और हम इसका उपभोग क्या कर सकते हैं, ऊर्जा या हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है, स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बड़ा विस्तृत स्रोत बन सकता है। जो हमारा सूर्य है वह भी हाइड्रोजन हीलियम के तारे हैं, तारों पर कितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। तो वैसे ही क्या है, हाइड्रोजन ऊर्जा का एक बहुत ही विकसित स्रोत है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इतने एडवांस प्रौद्योगिकी को डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम हाइड्रोजन की ऊर्जा का उपयोग हमारे फ़ायदे के लिए कर सकें। और कई बार इन चीज़ों का फ़ायदा भी होता है। देखिए कि हमारे पास परमाणु ऊर्जा को उपभोग करने की टेक्नोलॉजी है, हर प्रकार से उसका उपभोग करने की नहीं है लेकिन है, यानी ऐसे नहीं है कि अपने गाड़ी के अंदर परमाणु ऊर्जा का उपभोग करके उसको चला सकते हैं, इतनी एडवांस नहीं आई है, लेकिन मोस्टली अपने क्या है उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा का सर्वप्रथम उपभोग, या सर्वप्रथम नहीं कह सकते तो उपभोग जो हुआ है वो गलत तरीक़ों से हुआ है। उनके आधुनिक हथियार बने हैं जो इस संसार को, इस सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, तो ये मानव के लिए खतरा भी है। तो इसी प्रकार के जो ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं उनको डेवलप तो किया जा सकेगा आगे आने वाले भविष्य में, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो डेवलपमेंट किया जा रहा है किसके लिए, संसाधनों को के विकास के लिए, हमारे मानव जाति के विकास के लिए, उनका उपभोग कभी भी मानव जाति के विनाश के लिए न किया जाए। ठीक है, तो यह थे हमारे पास भंडार, यानी हमारे पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनके भंडार प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिनका के द्वारा हमें क्या कर सकें, उनका उपभोग कर सकें। और नेक्स्ट बात आती है इसके अंतर्गत संचित कोष। संचित कोष, संचित कोष का मतलब है कि हमारे पास जैसे जल है, नदियों के अंदर बहने वाला जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये क्या है हमारे पास संचित है। संचित का मतलब हमारे पास परमानेंटली लगभग रहते हैं, लेकिन इनका और हमारे पास इतनी तकनीक भी है कि हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जल से बिजली को, विद्युत को बनाया जा सकता है, सौर से भी, पवन ऊर्जा से भी तकनीक भी है हमारे पास, लेकिन क्या हम इनका उपयोग कर पा रहे हैं या बड़े स्तर पर क्या इनका उपयोग हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, तो ये संचित कोष हैं हमारे पास, यानी पड़े हुए हैं हमारे पास, ये संसाधन है, अवश्य है हमारे पास, इसी टेक्नोलॉजी भी है कि इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, संचित कोष के रूप में है, चाहे जल है, वन है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में यही क्या है हमारा भविष्य होंगे, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ें मानी जाएगी। नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा इन जो संसाधन हैं इनके संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, देखिए संसाधनों से विकास होता है, तो संसाधनों का विकास से क्या तात्पर्य है। संसाधन हमारे यानी मनुष्य के जिस प्रकार जीवन को सुधारने में काम आते हैं, जीवन को आसान बनाने के काम आते हैं, वैसे ही हमने क्या है इन संसाधनों को जीवन की गुणवत्ता बनाने के लिए रखा है। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, प्रकृति की देन है, ये हमारे लिए गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट का इस्तेमाल
मानव कर किस प्रकार से रहा है। मानव के अंधाधुंध विकास और लालच की अंधता ने क्या कर दिया है, इन संसाधनों को नष्ट करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और संसाधनों के नष्ट होने के कारण मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो सकता है। यानी पृथ्वी जो है उसकी एक खासियत है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंडेड है, ठीक है। हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। एक चीज़ को नुकसान होता है तो दूसरे को अवश्य न अवश्य कोई ना कोई क्षति जरूर पहुंचती है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचा के हमारा फ़ायदा कर सकते हैं, हमें भी नुकसान किसी न किसी प्रकार से होगा, ठीक है, अगर प्रकृति के नियम के अनुसार चले तो मनुष्य ने क्या किया, इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया। और ये हम देखते भी हैं, पेट्रोलियम का कितना बड़े स्तर पर बहुत वेस्टेज होता है, पानी का बहुत वेस्टेज होता है, हर प्रकार की ऊर्जा, हर प्रकार के संसाधनों का वेस्टेज होता है। पेड़ काटे जा रहे हैं बड़ी मात्रा में, इकोसिस्टम को बिगाड़ दिया गया है, पारितंत्र को बिगाड़ के छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, किसके द्वारा की गई हैं। अगर संसाधनों को बिल्डअप करने का कार्य मानव कर रहा है तो उनको नष्ट करने का कार्य भी किसके द्वारा हो रहा है, मानव के द्वारा हो रहा है। इसीलिए संसाधनों के विकास से तात्पर्य यह रहेगा कि संसाधन मानव के लिए उपयोगी है, उसके जीवन के लिए उपयोगी है, तो मानव को उनका उपभोग उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जो उनके आज के जीवन के लिए उपयोगी है। उनको लालच में अंधा होकर उनका अति दोहन नहीं करना चाहिए। यह संसाधनों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब एक चीज़ यह भी देख लेते हैं कि संसाधनों का दोहन इतना बुरी तरीके से क्यों हो रहा है। पहला रीजन तो हमने पढ़ ही लिया कि लालच, मनुष्य का लालच है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 9th क्लास के हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि पेड़ काटने के आदेश दिए जाते थे पटरियां वगैरह बनाने के लिए, तो पेड़ अंधाधुंध तरीके से काटे गए, जंगलों को बिल्कुल साफ कर दिया गया खेती के लालच के लिए, चाहे उनको पेड़ काटने के लालच के लिए कुछ भी हो, उनको पूरी तरह से नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या जंगल हमारे लिए संसाधन का कार्य नहीं करते? जंगल भी तो एक संसाधन है, वन भी तो क्या है, एक संसाधन है, वन्य जीव के घर है वह, ठीक है। तो ऐसे लालच जो है वो हर एक प्रकार के, हर एक क्षेत्र में हर मनुष्य, हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी के अंतर्गत रहते हैं। और व्यापारी मनुष्य को छोड़िए, हम साधारण लोग भी क्या हैं, इस प्रकार के लालच को क्या है, अपने लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों का विदोहन करते ही करते हैं। तो एक तो हो गया कि लालचवंत संसाधनों का हार्स हो रहा है। दूसरा, संसाधन जो है ना वो समाज के कुछ ही हाथों में है, समाज के कुछ ही हाथों में है। यानी संसाधनों का जो बंटवारा हुआ है, प्रकृति ने सभी को संसाधन बराबर बांटने का प्रयास किया है। हर एक जगह ऐसा तो है नहीं कि सब जगह पेट्रोल बराबर डाल दिया, कोयला बराबर डाल दिया, लेकिन संसाधन बांटने का कार्य पृथ्वी ने जो किया है कि हाँ भाई मनुष्य किसी न किसी रूप से उनको उपयोग कर सके, कहीं कुछ ज़्यादा है तो कहीं कुछ कम है, ठीक है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, जो मनुष्य अमीर है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो अधिक से अधिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं। और उन आधिपत्य स्थापित करने के कारण संसाधन जो है वो दो भागों में बंटते जा रहे हैं कि कम लोगों के पास ज़्यादा संसाधन हैं और ज़्यादा लोगों के पास कम संसाधन बचे हैं। और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि समाज जो है वो अमीर गरीब में बढ़ता है। संसाधन विहीन लोग क्या है, उनका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, ये चीज़ें अपने सामने भी हैं, सोचने लायक भी हैं। तो दूसरा कारण क्या है, संसाधन सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में, कुछ ही लोगों के हाथों में होगा तो वो सब लोगों के बारे में नहीं सोचेगा कि हाँ भाई अगर अपने कम यूज करेंगे तो सबको बराबर बराबर आएगा, ऐसा नहीं है। अगर कम लोगों के हाथों में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उन संसाधनों का अधिक से अधिक विदोहन करेगा। दूसरा, इसके बाद तीसरा कारण जो रहेगा, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से क्या है, वैश्विक परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं। परिस्थिति बिगड़ चुकी है। वैश्विक परिस्थिति का मतलब
कंडीशंस जो हैं देश और दुनिया की वो लगातार बिगड़ती जा रही है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में बढ़ती हो, चाहे बिगड़ती हुई इकोलॉजी हो, ठीक है, या फिर जैसे हमने पढ़ा था ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, भूमंडलीय तापन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि का क्या है अपक्षय हो रहा है, या भूमि क्या है उसकी गुणवत्ता ख़त्म होती जा रही है। ये सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? सब चीज़ों के पीछे कारण है संसाधनों का बुरी तरह से विदोहन। यहाँ तक आज अपने पढ़ते हैं, इसको एक बार रिपीट करके समझा देता हूँ मैं। संसाधन पता लग गया हमें कि प्रौद्योगिकी हो जिसको यूज करने के लिए और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, वो चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। अलग अलग चीज़ों में हमने बांट लिया, चाहे वो क्या थे, उत्पत्ति के आधार पर थे जैव और अजैव, या फिर समाप्यता के आधार पर नवीनीकरणीय या अनवीकरणीय, या फिर स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, निजी और सामुदायिक हों। इस प्रकार से हमने उनका वर्गीकरण किया, उनको जाना। अब जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो था संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा है वह पॉइंट है कि संसाधनों का गलत दोहन करने से क्या नुकसान हो सकता है। लालच के कारण क्या है, संसाधन खत्म हो जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। संसाधन क्या है, एक वर्ग के पास बहुत ज़्यादा होंगे, दूसरे वर्ग के पास बहुत कम होंगे। तीसरा, संसाधनों के अंधाधुंध विदोहन के कारण क्या होगा, इस संपूर्ण सृष्टि या पूरी धरती पर जो अकाल, बाढ़, भूमंडलीय तापन, क्लाइमेट का चेंज, जलवायु में बदलाव जो हो रहा है, ठीक है, और भी सारे जितने अपने कारण प्रत्यक्ष साक्षी हैं हम उन चीज़ों के आज के दुनिया में, वो सभी के सभी घटनाएं हमारे ही लालच या हमारे ही संसाधनों के अंधाधुंध विदोहन के कारण है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि संसाधनों का जो विदोहन है वो सही प्रकार से हो सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी क्लास के लिए भी और हमारे लिए जानना भी क्या है उसको उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।